हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। जैसा कि टाइटल में मेंशन्ड है, आज के वीडियो में हम गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। ये पॉलिसी गुजरात को ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बनाने के लिए, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और अल्टीमेटली आत्मनिर्भर भारत में गुजरात का कॉन्ट्रीब्यूशन देने के विजन के साथ लॉन्च की गई है। ये पॉलिसी 7 अगस्त 2020 से इफेक्ट में है और उसके बाद अगले 5 सालों तक इफेक्टिव रहेगी। इस पॉलिसी में कई सारी स्कीम्स इंक्लूड की गई है, जैसे कि असिस्टेंस टू एमएसएमई, असिस्टेंस टू लार्ज यूनिट्स एंड थ्रस्ट सेक्टर यूनिट्स, असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स। इस वीडियो के अंदर जो हम पर्टिकुलर स्कीम कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहली वाली, जो कि है असिस्टेंस टू एमएसएमई यूनिट्स। स्कीम फॉर असिस्टेंस टू एमएसएमई में सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जो कि आगे की स्कीम समझने में काम आएगी। सबसे पहले आता है एमएसएमई। एमएसएमई मतलब जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में डेफिनेशन दी गई है और जो टाइम टू टाइम अमेंड की गई है, और जिन्होंने उद्योग आधार और उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अभी लास्ट रीसेंट मॉडिफाइड डेफिनेशन जो कि 1 जुलाई 2020 को अमेंड की गई थी, उसके अकॉर्डिंग माइक्रो यूनिट मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। उसके बाद स्मॉल यूनिट मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक हो। और सबसे लास्ट मीडियम एंटरप्राइज मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक और टर्नओवर 250 करोड़ तक हो। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो WDV आ रही है उसके बेसिस पे डिसाइड की जाएगी, और अगर कोई नई यूनिट है तो फिर वो प्रोजेक्शंस जो प्रोप्राइटर या प्रमोटर सेल्फ सर्टिफाई करके देंगे उसके बेसिस पे डिसाइड की जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है एक्सपेंशन की। स्कीम के अंदर एक्सपेंशन किसको बोलेंगे? अगर कोई न्यू या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है तो उनका जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर मिनिमम 50% का इंक्रीज होना चाहिए, और उस 50% के अंदर भी मिनिमम 60% प्लांट एंड मशीनरी के अंदर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी उसको एक्सपेंशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। अभी एक्सपेंशन के अंदर जो टर्म यूज हुआ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी तरह की एसेट काम में आ रही है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, वो सब कवर होंगे एक्सेप्ट लैंड। इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन में लैंड को काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन की। अगर आप अपने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब GFCI में इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो आपकी एंटरप्राइज के लिए रॉ मटेरियल बनेगा, उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। अगर आप अपने GFCI में ऐसे प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट करते जो कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसके अंदर और वैल्यू एडिशन करेगा तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। और अगर आप अपने GFCI में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि आपके जो एंड प्रोडक्ट है उससे बिल्कुल ही अनरिलेटेबल प्रोडक्ट के लिए है तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। इन तीनों को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं तो आपको इस स्कीम में कवर होने के लिए GFCI में मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके अंदर मिनिमम 60% प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको अपने GFCI में 50% मिनिमम इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसमें से 60% प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए। और अगर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको GFCI में मिनिमम 25% ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके अंदर भी मिनिमम 60% प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए। अगली डेफिनेशन है पाइपलाइन एंटरप्राइज की। पाइपलाइन एंटरप्राइज मतलब ऐसे एंटरप्राइज जिन्होंने 7 अगस्त 2020 मतलब स्कीम के आने के पहले अपना टर्म लोन का डिसबर्समेंट ले लिया है लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है, तो ऐसे एंटरप्राइजेस को पाइपलाइन एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखा जाएगा और वो पुरानी स्कीम के अंडर बेनिफिट ले सकते हैं। ऑल्दो वो नई स्कीम के अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो स्कीम स्टार्ट होने के बाद उन्होंने टर्म लोन के डिसबर्समेंट लिया है, मतलब 7 अगस्त 2020 के बाद जितना भी डिसबर्समेंट लेंगे सिर्फ उसी पार्ट पर वो स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। स्कीम के अंदर कई सारे अलग अलग बेनिफिट दिए गए हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूनिट्स को मिलेगी। इसके अंदर 3 कैटेगरी दी गई है। फर्स्ट कैटेगरी मतलब तालुका 1, सेकेंड कैटेगरी मतलब तालुका 2 और थर्ड कैटेगरी मतलब तालुका 3 और म्युनिसिपल एरिया वाले यूनिट्स। अगर आपका एंटरप्राइज तालुका 1 में कवर होता है तो टर्म लोन का 25% और मैक्सिमम 35 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के ऊपर है तो 10 लाख एडिशनल और मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम 45 लाख रुपीस आपको तालुका 1 में आने पर मिल सकते हैं। अगर आप तालुका 2 में कवर होते हैं तो आपके टर्म लोन का 20% और मैक्सिमम 30 लाख रुपए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में मिल सकते हैं। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल
इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के ऊपर है तो 7.50 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम आपको 37.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसी तरह आप थर्ड कैटेगरी मतलब तालुका 3 या म्युनिसिपल एरिया में कवर होते हैं तो आपको टर्म लोन का 10% और मैक्सिमम 10 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में मिल सकते हैं। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर है तो एडिशनल 5 लाख रुपीस और मिलेंगे। मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के लिए तालुका 1 में टर्म लोन का 25%, तालुका 2 में टर्म लोन का 20% और तालुका 3 और म्युनिसिपल एरियाज के लिए टर्म लोन का 10% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगी। अगला बेनिफिट है इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट। इंटरेस्ट सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही टाइप के एंटरप्राइजेस को अवेलेबल होगी। इसके अंदर अगेन वही 3 टाइप का कैटेगराइजेशन है, तालुका 1, तालुका 2, तालुका 3 और म्युनिसिपल एरिया वाले एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही एंटरप्राइजेस के लिए सेम कैटेगराइजेशन है और सेम ही बेनिफिट है। तालुका 1 के एंटरप्राइजेस के लिए टर्म लोन पर 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी जो कि अगले 7 सालों तक मिलेगी और हर साल का मैक्सिमम 35 लाख रुपए मिलेगा। तालुका 2 के एंटरप्राइजेस के लिए टर्म लोन पर 6% की इंटरेस्ट सब्सिडी जो कि अगले 6 सालों तक मिलेगी और मैक्सिमम हर साल का 30 लाख रुपए मिलेगा। तालुका 3 और म्युनिसिपल एरिया वाले एंटरप्राइजेस के लिए 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी जो कि टर्म लोन पर मिलेगी और अगले 5 सालों तक मिलेगी। इसमें मैक्सिमम हर साल का 25 लाख रुपए मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के केस में डिफरेंटली एबल्ड एंटरप्रेन्योर, विमेन एंटरप्रेन्योर, रजिस्टर्ड स्टार्टअप या यंग एंटरप्रेन्योर जिनकी एज 35 ईयर्स से कम हो, इनके केस में 1% एडिशनल सब्सिडी और मिलेगी। मतलब अगर आप 5, 6, 7 जो भी रेंज में आते हैं उसमें एडिशनल 1% और मिलेगा। ठीक इसी तरह सर्विस एंटरप्राइज के केस में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को 1% एडिशनल और मिलेगा। ऑल्दो दोनों ही केस में प्रमोटर्स को मिनिमम 2% का इंटरेस्ट बेयर करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका लोन 8% की रेट में हुआ है और आप तालुका 1 में आते हैं तो आपको 7% का बेनिफिट वैसे तो मिलना चाहिए, लेकिन सिंस 2% आपको बेयर करना कंपलसरी है तो उस केस में आपको 8 - 2 6% का ही बेनिफिट मिलेगा। सर्विस एंटरप्राइजेस के केस में लिस्ट ऑफ एलिजिबल सर्विस एक्टिविटीज और सर्विस सेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं एनेक्सर ए और एनेक्सर बी के रूप में। वो दोनों एनेक्सर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। सर्विस एंटरप्राइजेस को इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट लेने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और मिनिमम 10 लोगों को उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला है कि एंटरप्राइज को बेनिफिट लेने के बाद डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद मिनिमम 7 ईयर्स तक एग्जिस्टेंस में रहना कंपलसरी है। एंटरप्राइज को अपने टोटल एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम 85% और जो मैनेजरियल कैटेगरी की पोस्ट है उसका मिनिमम 60% लोकल पर्संस को एम्प्लॉयमेंट देना होगा। थर्ड पॉइंट है बेनिफिट लेने के लिए ओनली न्यू बिल्डिंग, न्यू प्लांट एंड मशीनरी और सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के केस में खाली इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी ही एलिजिबल है। और फोर्थ पॉइंट है अगर किसी एंटरप्राइज की लोकेशन इस तरह से सिचुएटेड है कि वो एक से ज्यादा तालुका में कवर हो रहे हैं तो उस केस में उनके एंटरप्राइज का जो लार्जेस्ट एरिया का जो परसेंटेज है वो जिस तालुका में कवर हो रहा होगा उसी में वो बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा बेनिफिट है क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए असिस्टेंस। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है एआरपी असिस्टेंस के लिए बेनिफिट। इसके अंदर एआरपी असिस्टेंस लेने के लिए जो कैपिटल कॉस्ट लगी है उसका 65% और मैक्सिमम 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी है क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसके लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो फीस दी है वो और जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेने के लिए इक्विपमेंट्स यूज किए हैं उन दोनों की कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन जो एंटरप्राइज को स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंडर लेना कंपलसरी है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और कोई सर्टिफिकेशन का रिन्यू करवा रहे हो रिन्यूअल चार्जेस दिए हैं उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अगला बेनिफिट है जेड सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए असिस्टेंस। इसके अंदर जो जेड सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए कॉस्ट लगी है उसमें से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट मिली उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो कॉस्ट बचेगी उसका 50% और मैक्सिमम 50,000 रुपए की ग्रांट मिलेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी फैसिलिटीज इंप्लीमेंट करने के लिए बेनिफिट। इसके अंदर जो आईसीटी फैसिलिटीज लेने के लिए कैपिटल कॉस्ट लगी है उसका 65% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए असिस्टेंस। अगर इस स्कीम के ऑपरेटिव पीरियड के दौरान आप अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं तो उसकी कैपिटल कॉस्ट का 65% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए आपको ग्रांट के रूप में मिलेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट 2 इयर्स की रॉयल्टी भी शामिल होगी। नेक्स्ट बेनिफिट है पेटेंट रजिस्ट्रेशन का असिस्टेंस। पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए चाहे कितने भी पेटेंट्स लेने के लिए जो कॉस्ट लगी है उसका 75% और मैक्सिमम 25 लाख पर एप्लीकेंट आपको ग्रांट मिलेगी। इसके अंदर अटॉर्नी फीस में अगर आपका डोमेस्टिक पेटेंट है तो पर डोमेस्टिक पेटेंट
विदिन 50,000 रुपए, और अगर इंटरनेशनल पेटेंट है तो पर कंट्री मैक्सिमम 2 लाख रुपीज मिलेंगे, जो भी आपके उस 75% की लिमिट के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है एनर्जी और वाटर कंजम्पशन में सेविंग करने के लिए असिस्टेंस। इसके अंदर 2 बेनिफिट है। पहला है वाटर और एनर्जी ऑडिट करवाने के लिए जो कॉस्ट लगी है उसका 75% और मैक्सिमम 50,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है जो ऑडिटिंग अथॉरिटी है उन्होंने इक्विपमेंट्स जो सजेस्ट किए हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट लगी उसका 25% और मैक्सिमम 20 लाख का बेनिफिट और मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है एसएमई एक्सचेंज के थ्रू कैपिटल रेज करने के लिए असिस्टेंस। इसके अंदर एसएमई एक्सचेंज के थ्रू सक्सेसफुली कैपिटल रेज होने के बाद वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा, जो कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 25% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है सीजीटी एमएससी फीस का रीइंबर्समेंट। ये बेनिफिट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर अगर हम सीजीटी एमएससी स्कीम के थ्रू लोन लेते हैं तो उसके अंदर जो भी एनुअल सर्विस चार्ज होता है उसका 100% फीस रीइंबर्स की जाएगी, जो कि अगले 5 सालों तक मिलेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है पावर कनेक्शन चार्जेस का बेनिफिट। इसके अंदर ऐसी कोई एमएसएमई यूनिट जो कि जीआईडीसी एरिया या अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल पार्क एरिया के अलावा कहीं और लोकेटेड है और वो कोई न्यू कनेक्शन लेने या एग्जिस्टिंग कंज्यूमर के केस में एडिशनल लोड इंक्रीज करवाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो उनके चार्जेस लगते हैं उसका 35% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है रेंट का बेनिफिट। ये बेनिफिट भी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंटिटीज़ के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एमएसएमई जो रेंटेड या लीज्ड शेड में काम कर रहे हैं तो उनको जो रेंट पे कर रहा है उसका 65% और मैक्सिमम 1 लाख पर एनम रेंट के असिस्टेंस के तौर पर मिलेगा, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट के लिए एंटिटी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होना कंपलसरी है और दूसरा उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होना जरूरी है। इसी के साथ गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 के अंडर जो एमएसएमई को असिस्टेंस दिए गए हैं वो स्कीम कंप्लीट होती है। अगर आपको स्कीम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस स्कीम का जो ब्लॉग आर्टिकल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 के अंडर और जो दूसरी स्कीम्स है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम अलग से बनाएंगे।